कुंडली का लव मैरिज से कुछ रिलेट करती है ये सब? देखो, कुंडली का अपने पूरी लाइफ से रिलेशन में है। हर एक ग्रह, हर एक भाव अपनी पूरी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए हैं। तो मनी के पीछे भी बहुत लोग भाग रहे हैं। मनी अट्रैक्ट करने के लिए आप कुछ बताएं। एक वक्त ऐसा आता है कि हमारी सबसे लड़ाई होनी शुरू हो जाती है कि नहीं। दोस्तों से भी नहीं बन रही है, पार्टनर से भी नहीं बन रही है, बिल्कुल। फैमिली से भी नहीं बन रही है, तो फिर उसके पीछे सबसे बड़ा रोल रहता है केतु का इसका। केतु चाहता है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलें। एक्चुअली केतु अपने पिछले जन्म की अधूरी इच्छाएं हैं, ये उस भाव से रिलेटेड बताता है कि आपने पास्ट लाइफ में इस भाव से रिलेटेड आपने बहुत कुछ कर चुके हो। तो केतु आपको हर चीज के थोड़ा सा डिटैचमेंट देता है। सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ, राम और रावण दोनों की तुला राशि थी, दोनों के कर्म अलग। देखो, इंसान के कर्म तो हर जगह रहेंगे और कर्म तो आपको भोगने पड़ेंगे। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि यार जब भोगना कर्मों का ही है तो फिर पाठ पूजा करने से, दान पुण्य करने से, धर्म कर्म करने से क्या फायदा? उससे फायदा ये होगा, आप धर्म कर्म पुण्य के काम करते हो तो आपका आने वाले जो कर्म जुड़ रहे हैं पॉजिटिविटी आएगी, और अच्छे कर्म जुड़ेंगे तो आपका आगे का रास्ता क्लियर होगा। अभी तक तो जो भोग रहे हो, कुछ भी कर लो वो भोगने ही पड़ेंगे। ऐसी कोई पाठ पूजा रेमेडीज नहीं बनी है जिनसे आपको छुटकारा मिले। क्या सच में ग्रह आपकी जिंदगी चलाते हैं या आप अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हैं? इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में, प्यार, शादी और कुछ रेमेडीज। तो स्वागत है आपका हैंडी क्रंच पॉडकास्ट पर, और मैं हूं आपकी होस्ट इशिका। और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं नवीन जी। तो नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जी है। धन्यवाद। कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया। सर, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपने एस्ट्रोलॉजी करने के बारे में सोचा, तो आपने ये कब निर्णय लिया कि आपको इस काम में आगे बढ़ना है? देखिए, पहली चीज तो अगर एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में बोलना चाहूँ जी। तो ये एक संयोग होता है कि आप किस फील्ड में जाएंगे। अब जैसे मैं अपनी कुंडली के हिसाब से बात करूं तो थर्ड हाउस में मेरे सूर्य बैठे हुए हैं, और सैटर्न जो कहते हैं कि कर्म के देवता होते हैं, और सूर्य आत्मा के कारक होते हैं। तो जब इन दोनों का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन बन जाता है, चाहे वो दोनों के साथ में युति हो रही है या दोनों का साथ में किसी ना किसी तरीके से एस्पेक्ट हो रहा है, हम्म। तो ये आपको एक ज्योतिषी स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाते हैं। तो ये मान लीजिए, बाकी जॉब भी की है, बिजनेस भी किया है, बाकी मेरे सारे एंसेस्टर्स इसी प्रोफेशन में है। तो काफ़ी ओके। सालों से हमारे बिजनेस जो इस प्रोफेशन में हम सर्विसेज दे रहे हैं जी। और लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रहों का रोल तो है ही है। बाकी अपने आप मेरे को भी लगा कि यार चलो, जो अपने पूर्वजों का जो काम है इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो इस वजह से इस फील्ड में आ गए। अभी मेरे को रिसेंटली 20 ईयर्स के अराउंड मेरे को पूरा इसमें एक्सपीरियंस है, लेकिन अभी जो प्रोफेशनली काम करते हुए मेरे को 8 से 10 साल हो गए हैं। तो अभी भी आप साथ में कोई जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस नहीं, इसके अभी अलावा? पूर्ण रूप से एस्ट्रोलॉजी में ही अपन सर्विस दे रहे हैं। ओके, तो आपके हिसाब से क्या कुंडली का लव मैरिज से कुछ रिलेट करती है ये सच देखो, में? कुंडली का अपने पूरी लाइफ से रिलेशन में है। हर एक ग्रह, हर एक भाव अपनी पूरी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए हैं। अगर अपन लव लाइफ की बात करें तो कुंडली का 5th हाउस जो है वो रोमांस का कारक होता है। वो अपनी लाइफ लाइफ को बताता है। अब इसमें कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, इनके लॉर्ड कहाँ बैठे हुए हैं, इन ये डिपेंड करता है। अगर इनके साथ में किसी ना किसी तरीके से शुक्र के साथ में अगर इसकी युति बनती है, हम्म। तो शुक्र आपको पता है रोमांस का कारक होता है, प्लेजर का कारक होता है। इसके साथ में चंद्रमा है, मन का कारक है। आपका मन किसी से भावनात्मक रूप से, इमोशनली आप कितने अटैच हो पाओगे, ये चंद्रमा डिसाइड करता है। मंगल भी इसका एक कारक माना जाता है, क्योंकि ये आपको करेज देता है, हिम्मत देता है, पराक्रम देता है। जब तक आप में एनर्जी नहीं रहेगी तो आप लव लाइफ में आगे सक्सेस नहीं हो पाएंगे। साथ ही साथ राहु का भी योग रहता है। तो ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, जिनके थ्रू ही ये देखा जाता है। उसके बाद में 9th हाउस को देखा जाता है, 11th हाउस को देखा जाता है। अगर 5th हाउस का, 9th हाउस का या 11th हाउस का कोई भी कॉम्बिनेशन बन रहा है किसी भी तरीके से, तो वो आपको लव लाइफ को फेलियर है या सक्सेस है, ये सब डिसाइड करते हैं। तो जैसे दो लोग मिलते हैं, जी। तो फिर उनमें प्यार होता है या वो शादी के लिए आगे सोचते हैं, तो वो जो मिलने वाला टाइम होता है, तो वो भी हमारी कुंडली, राहु और ये। देखो, ये सारा डिपेंड करता है ग्रहों के इन्फ्लुएंस के ऊपर। अब ग्रहों के इन्फ्लुएंस कैसे होते हैं, जैसी दशा है। अब दशा किसी भी फॉर्म में है, महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा है, सूक्ष्म दशा है या प्राण दशा है। ये 5 दशाएं होती है। उसके बाद में देखा जाता है ट्रांजिट। अब दशा और ट्रांजिट का रोल ये रहता है, कोई भी ग्रह, कोई भी प्लेनेट अपनी कुंडली में कौन से हाउस में है, वो तब एक्टिवेटेड होता है सबसे ज्यादा जब उसकी दशा चल रही है। चाहे वो अंतरदशा हो, चाहे प्राण दशा हो, चाहे प्रत्यंतर दशा हो। और साथ ही साथ ग्रहों का ट्रांजिट देखा जाता है। अगर ये कॉम्बिनेशन बन जाता है तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इवेंट क्रिएट होना ही होना है, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो मैरिज से हो, चाहे डिवोर्स हो, चाहे संतान हो। तो इससे अलग भी, मतलब जैसे अगर हम किसी से मिले हैं और उसके बाद हमारी उससे बहुत भयंकर लड़ाई हो जाए, तो हम अलग हो जाए, तो ये भी फिर ग्रह की देखो, वजह से ही है?
रिश्ते बाद में बिगड़ते हैं, पहले आपके ग्रह नक्षत्र बिगड़ते हैं। अगर आपकी प्लेनेटरी पोजीशंस कुंडली में सही है, ठीक ठाक जा रही है, तो आपका रिलेशन बना रहेगा। मैंने बताया ना अभी, जैसे चंद्रमा मन का कारक है। अगर चंद्रमा इमोशनली आपको जोड़ रहा है, अगर वो वीक है किसी भी तरीके से, चाहे वो फंक्शनल मेलिफिक है या किसी भी मेलिफिक प्लैनेट्स की वजह से वो मेलिफिक हो रहा है, तो आपको स्ट्रेस देगा, मानसिक तनाव देगा, या इमोशनली थोड़ा सा आपको डिटैच करता है। इसी तरीके से केतु का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। केतु एक डिटेचमेंट का प्लेनेट है। अगर ये किसी भी तरीके से फिफ्थ हाउस पे, फिफ्थ लॉर्ड पे, या आपके शुक्र पे या चंद्रमा पे अगर किसी भी तरह का बैड इम्पैक्ट डाल रहे हैं, तो ये आपको वहां से डिटैच कर देते हैं। ओके, मतलब ऐसा होता है ना कि हमारे रिलेशन किसी के साथ बहुत अच्छे हैं, किसी के साथ क्या, एक वक्त ऐसा आता है कि हमारी सबसे लड़ाई होने शुरू हो जाती है कि नहीं, दोस्तों से भी नहीं बन रही है, पार्टनर से भी नहीं बन रही है, बिल्कुल फैमिली से भी नहीं बन रही है, तो फिर उसके पीछे नहीं, सबसे बड़ा रोल रहता है प्लैनेट्स क्या केतु का होता इसके है? अंदर। केतु आपको आसक्ति से ऊपर उठा देता है। मतलब जो अपन बहुत ज्यादा एक अट्रैक्शन रखते हैं किसी के लिए, उससे आपको अलग कर देता है। केतु चाहता है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले चलें, जो आपकी लाइफ में एक्चुअली केतु अपने पिछले जन्म की अधूरी इच्छाएं हैं। जी। तो पिछले जन्म की अधूरी इच्छाएं और जिस भाव में केतु अपने बैठे हैं, ये उस भाव से रिलेटेड बताता है कि आपने पास्ट लाइफ में इस भाव से रिलेटेड आपने बहुत कुछ कर चुके हो। कुछ अधूरी इच्छाएं हैं जिनको पूरा करने के लिए आपका जन्म हुआ है। तो केतु आपको हर चीज से थोड़ा सा डिटैचमेंट देता है। तो केतु का अगर इम्पैक्ट आ गया आपके फिफ्थ हाउस या किसी भी रिस्पॉन्सिबल प्लेनेट के ऊपर, तो वो आपको उस जगह से अपने आप ही डिटेच कर देगा, आप उससे अलग हो जाओगे। पर कई इंसानों में ऐसी मिक्स फीलिंग्स होती है कि कंफ्यूज रहते हैं वो, कि एक बार को तो वो सोच रहे हैं किसी इंसान को कि मुझे इसको छोड़ना है, और अगले ही पल जैसे नॉर्मली देखें कि सुबह हमारा माइंड बिल्कुल रिलैक्स है तो हमने ऐसे सोच लिया कि अब मुझे इस इंसान से बात नहीं करनी है, अब मुझे इसके साथ रहना ही नहीं है, ऐसा। और फिर रात होते होते वो हमारा डिसीजन हम खुद से ही फाइट करते करते चेंज हो जाता है, फिर हम वापस भागेंगे कि बात हो जाए हमारी उससे, किसी तरीके से दोबारा हम लोग साथ हो जाए। तो ये भी क्या कोई दो ग्रह आपस में लड़ रहे हैं तो उस वजह से हमारी मिक्स फीलिंग्स है? बिल्कुल बिल्कुल, देखो ग्रहों ने अपने प्रभाव दिखाने हैं। अब आप जो जिस कंडीशन की बात कर रहे हैं, उस कंडीशन में हो सकता है कि वीनस आपका एक्टिवेटेड हो और उसी टाइम पे केतु भी एक्टिवेटेड हो, या जो रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट्स हैं जैसे मार्स हो गया या चंद्रमा हो गया, ये किसी भी तरीके से पीड़ित हो रहे हैं, तो आपको ये सिचुएशंस बन सकती है। शुक्र आपको, वीनस एक्टिवेटेड है, अच्छी पोजीशन पे है, तो वो आपको इस रोमांस की लाइफ में लेके जाना चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं केतु भी एक्टिवेटेड है, तो वो भी आपके ऊपर इन्फ्लुएंस डाल रहा है, तो वो आपको उससे अलग करने की कोशिश करता है। तो ये ग्रहों की युति कह सकते हो, ग्रह युद्ध भी इसको बोलते हैं। जब एक भाव में जैसे एक या एक से ज्यादा ग्रह अगर बैठ गए या किसी भी तरीके से कोई रिलेशन बन रहा है, तो उनके बीच में ग्रह युद्ध होता है। अब जीतता वही है जो ग्रहों में बली है। अब ग्रहों के बल निकालने के लिए देखो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। नैसर्गिक बल है, चेष्टा बल है, स्थान बल है, काल बल है। वो कैलकुलेट करके देखना पड़ता है कि कौन से ग्रह में कितना बल है। जो बली होगा वो अपना प्रभाव लेके चला जाएगा। तो पर्सन टू पर्सन सबके ग्रह के पावर जो होती हैं वो अलग अलग हो सकती है। ऑब्वियसली, मतलब देखिए जैसे किसी एक का माँ के राहु 5 स्ट्रांग बच्चे है। अगर जन्म लिए हैं, तो हम्म। पांचों एक जैसे कर्म तो नहीं होते उनका। हम्म। सबके प्लैनेट्स की पोजीशन अलग अलग होती है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ, राम और रावण दोनों की तुला राशि थी, दोनों के कर्म अलग थे, है ना? तो ग्रहों के प्रभाव इंसान टू इंसान वेरी करते हैं। वो डिपेंड करते हैं कि आपके कुछ आपके पिछले जन्मों के संचित कर्म होते हैं, जो प्रारब्ध के रूप में अपने को जो जन्म मिला है, जो अपना लगन बना है, जो ग्रह नक्षत्रों की पोजीशन बनी है, वो पिछले जन्मों के संचित कर्मों की वजह से मिला है। अब वो डिपेंड करता है कि आपने कैसे कर्म किए हैं। अगर अच्छे कर्म किए हैं और अच्छे पोजीशन आपको मिली है, तो प्लेनेटरी पोजीशन के हिसाब से आपका डिसाइड होता है। तो ऐसे नॉर्मली जैसे अगर कोई इंसान है, उसने अपनी चीजें बहुत ज्यादा बिगाड़ ली है किसी से लड़ाई करके, लेकिन वो हुआ प्लैनेट्स की वजह से है, तो बिल्कुल, उसमें दोष किसको दिया जाएगा? इंसान को दिया जाएगा कि रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट्स हैं देखो उसके लिए? इंसान के कर्म तो हर जगह रहेंगे और कर्म तो आपको भोगने पड़ेंगे। जी। अगर आपके पिछले जन्म में सपोज कीजिए आप जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात करें, तो उनका भी कोई ना कोई ऋणानुबंध तो बना है ना, पिछले जन्म में कोई ना कोई कनेक्शन बना है, तभी इस जन्म में वो मिले आपस में। अब हो सकता है दोनों में से किसी ने चीट किया हो, तो इस जन्म में उनको भी भोगना पड़ेगा। कर्मा रिटर्न्स, कर्मा लौट के आएंगे। तो मतलब वो कर्मा सिर्फ इस जन्म में नहीं, अगर आप इसमें आपको नहीं, आपकी जिंदगी में आपको वो सारे आपने जितने पाप किए हैं उसका फल मिला है, तो वो अगले जन्म में आपको मिलेगा, देखो कहीं ना कहीं रह डेफिनेटली भोगने जाएगा। पड़ेंगे, ये तो जीवन चक्र, ये तो चलता रहेगा। अगर आपने अध्यात्म की तरफ चले गए, देखो एक बहुत बड़ा पॉइंट मेरे दिमाग में है, आपने क्वेश्चन किया तो देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि यार जब भोगना कर्मों का ही है,
तो फिर पाठ पूजा करने से, दान पुण्य करने से, धर्म कर्म करने से क्या फायदा है? उससे फायदा ही होगा आपने जो कर्म किए वो संचित कर्म थे, उनके फल तो आपको भोगने ही पड़ेंगे। कुछ भी कर लो वो भोगने ही पड़ेंगे। ऐसी कोई पाठ पूजा रेमेडीज नहीं बनी है जिनसे आपको छुटकारा मिल जाए। लेकिन अगर आप आध्यात्म की तरफ जाते हो, भगवान के चरणों में अपना समय बिताते हो, आप धर्म कर्म पुण्य के काम करते हो, तो आपका आने वाले जो कर्म जुड़ रहे हैं तो उनमें आपको पॉजिटिविटी आएगी, और अच्छे कर्म जुड़ेंगे तो आपका आगे का रास्ता क्लियर हो जाएगा। अभी तक तो जो भोग रहे वो तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन अच्छे कर्म करने से आपका आगे का रास्ता क्लियर हो रहा है। तो जो हमारे दो प्लैनेट्स आपस में अभी लड़ रहे थे, एक हमें चीज़ों की तरफ जाने के लिए बोल रहा है और एक उससे भागने के लिए बोल रहा है, तो हमें अगर उस चीज़ों पे स्टे करना है, मान लो कि हमें पॉजिटिव साइड को पकड़ के रखना है, तो हम ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अपने प्लैनेट्स को स्टेबल करने के लिए कर सकते हैं? रेमेडीज है। देखो, हर प्लैनेट्स ऊर्जा एनर्जी पे काम करता है। अपनी बॉडी भी 5 एलिमेंट से बनी हुई है, पूरा यूनिवर्स 5 एलिमेंट से बना हुआ है। तो डेफिनेटली जो एक एनर्जी का ही एक आदान प्रदान होता है अपने और ग्रहों के बीच में, अगर अपन पॉजिटिव साइड को पकड़ के चलते हैं तो उसके लिए कुछ रेमेडीज दी हैं ज्योतिष शास्त्र में, वो आप कर सकते हैं। जो प्लैनेट्स आपके वीक हैं या मेलेफिक कंडीशन में है, उनसे रिलेटेड आप पाठ पूजा करवा सकते हैं, रेमेडीज कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। और उन ग्रहों से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जिनका दान करना सबसे बेस्ट रहता है। देखिए, मैं सिर्फ पाठ पूजा के फेवर में नहीं हूँ। अगर कोई प्लैनेट्स आपके वीक हैं, मेलेफिक कंडीशन में है, तो उनके उपाय करने की बजाय आप उनसे जुड़ी हुई चीज़ों का दान करना शुरू कर दीजिए। इससे आपके कर्म भी, सत्कर्म भी बढ़ेंगे, संचित कर्म में भी बढ़ोतरी होगी आपके अच्छे कर्मों की, प्लस वो ग्रह भी शांत रहेंगे। दूसरा, जो ग्रहों को कंट्रोल करते हैं उन आराध्य देव की आप पूजा करना स्टार्ट कर दीजिए, सबसे बेस्ट रेमेडीज है। दूसरा, अगर कॉमनली देखा जाए तो एक इंसान के चारों तरफ उसकी फैमिली को ही ले लीजिए, सारे ग्रह वहीं बैठे हुए हैं। पिता है सूर्य का कारक है, माता है चंद्रमा का कारक है, भाई बहन है मंगल का कारक है, शुक्र है वाइफ का कारक है, शनि है सेवक का कारक है या बड़े भाई का कारक मान लीजिए, गुरु है बड़े भाई का कारक है। तो अगर आप उनसे रिलेटेड, अगर सूर्य आपका वीक है तो पिताजी की सेवा करना स्टार्ट कर दीजिए, स्ट्रांग हो जाएगा। माता जी के साथ में रहना स्टार्ट कीजिए, माता की सेवा करना शुरू कर दीजिए, तो चंद्रमा स्ट्रांग हो जाएगा। शुक्र वीक है तो आप वाइफ को खुश रहना शुरू कर दीजिए। तो हर प्लैनेट्स अपने इंसान की ह्यूमन बॉडी से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस रखते हैं, तो इनका कनेक्शन जो बनता है, अगर आप उनको समझते हैं तो आप बहुत सी चीज़ें हैं जो खुद भी इनको कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं। तो नवीन जी, ऐसे कौन से ग्रह हैं जो लव मैरिज को सपोर्ट करते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले भी अभी बताया है, सबसे पहले तो वीनस की पोजीशन देखी जाती है, क्योंकि अगर लाइफ में रोमांस है, प्लेजर है, तो उसका कारक वीनस है। उसके अलावा मून की पोजीशन देखिए, मार्स की पोजीशन देखिए, राहु की पोजीशन देखिए, और 5th हाउस की क्या पोजीशन है, 5th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है उसकी पोजीशन देखिए। यही सब इन्हीं सब चीज़ों से एक कॉम्बिनेशन बनेगा, तो आप बता पाएंगे कि आपकी लव लाइफ का क्या चल रहा है, क्या उसमें सिचुएशंस बनी हुई हैं। अगर किसी की खराब चल रही है तो वो ठीक तो करने के ऑब्वियसली लिए या तो किसी ग्रह की दशा महादशा कुछ खराब चल रही होगी, या ट्रांजिट ऐसे ग्रह का हो रहा होगा। कई बार क्या होता है, जैसे ग्रहों के अपने अपने ट्रांजिट होते हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो एक राशि में एक राशि में आते हैं, फिर दूसरी राशि में चले जाते हैं। जैसे चंद्रमा 2.5 दिन के लिए आता है, ठीक है। तो ये सारे ग्रहों की अपनी अपनी, जैसे मंगल है 45 दिन में किसी एक राशि में स्टे करता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर सपोज कीजिए कोई ग्रह दशा ऐसी चल रही है और उसमें कोई मैलेफिक प्लेनेट की दशा, अंतरदशा कोई भी स्टार्ट हो गई, तो वो आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देते हैं। तो ये सब ग्रह नक्षत्रों का, उनकी दशाओं का, उनके ट्रांजिट का ही एक इफेक्ट है। तो आपने जैसे बताया कि ग्रह जो है वो हाउस चेंज करते हैं, तो कोई ग्रह 2 दिन के लिए किसी दूसरे हाउस हाउस में नहीं, आए? ग्रह राशियां चेंज करते हैं। अच्छा। हाउस फिक्स होते हैं, 12 हाउस होते हैं कुंडली में। अब राशि किसी भी कुंडली, किसी भी भाव में बैठ सकती है, आपका लगन क्या बना उस पर डिपेंड करता है। तो एक राशि में कितने टाइम के लिए ग्रह बैठा हुआ है वो डिपेंड करता है ग्रह के ऊपर। तो वो कुछ टाइम के लिए आया, जैसे 2 दिन के लिए आपने जैसे कहा, और 2 दिन में ही हमने किसी से लड़ाई करके, अपने पार्टनर से लड़ाई करके बहुत ज्यादा ही बिगाड़ लिया है उससे, ठीक है। अब वो बहुत दूर चला गया, वो ग्रह की पोजीशन वापस चेंज हो गई, दूसरी कुंडली में जैसा आपने बताया आ गया, तो अब वो चीजें इतनी जो खराब हो चुकी है, क्या वो सही हो पाएंगी? देखो, पोजीशन बिगड़ने के लिए अपन छोटे जो शॉर्ट टाइम के लिए ग्रह आते हैं उनको जनरली नहीं लेते हैं। अब चंद्रमा 2.5 दिन के लिए आया तो इसको क्या रेमेडी करोगे, 2.5 दिन में तो वो चेंज हो जाना है। लगन कुंडली का हर 2 घंटे में चेंज हो जाता है, ठीक है। आपको देखना है कि जो लंबे टाइम पीरियड के लिए जो दशा चल रही है वो कौन से प्लेनेट की चल रही है। अंतरदशा है वो महीनों में आती है,
महादशा ईयर्स में आती हैं, थोड़ी लंबे हम्म। टाइम के लिए होती है। अंतर्दशा उससे कम टाइम के लिए होती है। प्रत्यंतर दशा उससे भी कम टाइम के लिए होती है। तो मेनली इन्हीं तीनों को देखा जाता है कि आपकी प्रत्यंतर दशा कौन सी आई है। क्योंकि महादशा जनरली क्या है, महादशा आपके जीवन की दिशा बताती है हम्म। कि आपकी लाइफ पर कौन से ग्रह का कितना इन्फ्लुएंस रहने वाला है। उसके बाद में देखते हैं अंतर्दशा। अंतर्दशा बताती है आपको किस डायरेक्शन में चलना है और कौन से इवेंट्स आपके होने हैं लाइफ में, ये डिसाइड करती है। फिर आती है प्रत्यंतर दशा, जो सबसे पावरफुल मानी जाती है। ये आपको बताती है कि कौन से टाइम पे कौन सा इंसिडेंट आपकी लाइफ में होना है। तो प्रत्यंतर दशा को सबसे पावरफुल माना गया। शॉर्ट टाइम के लिए आती है, दिनों के टाइम पीरियड में आती है, लेकिन ये इंस्टेंटली अपना इफेक्ट दिखाती है। ओके, तो जो डाइवोर्स का जो योग होता है वो भी देखा जाता है, चेंज होता है? देखो, डाइवोर्स के लिए सबसे पहले देखा जाएगा सेवंथ हाउस कुंडली का। क्योंकि हम्म। सातवां भाव जो होता है वो विवाह का कारक होता है, स्पाउस के लिए होता है, पार्टनरशिप के लिए होता है। हम्म। तो विवाह के लिए सबसे बड़ा रोल सेवंथ हाउस का रहता है। सेवंथ हाउस की क्या पोजीशन है, कौन से प्लेनेट उसमें बैठे हुए हैं, सेवंथ हाउस के लॉर्ड हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं, उनकी क्या पोजीशन है, सबसे पहले डिसाइड करेंगी ये। उसके बाद में बाकी प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है, क्या उनके एस्पेक्ट्स पड़ रहे हैं, कौन सी दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, ट्रांजिट किसका है, वो बात की हम्म। बात है। तो जो डिवोर्स होते हैं वो हमेशा योग की वजह से और ग्रह बिल्कुल। की वजह से होते हैं, या टाइमिंग का भी इसमें कुछ खेल है? देखिए, सपोज कीजिए सेवंथ हाउस में आपका कोई मैलेफिक प्लैनेट्स बैठ गए, हम्म। मंगल बैठ गया, राहु बैठ गया, केतु बैठ गया, शनि बैठ गया, हम्म। तो वो आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे ही करेंगे। हम्म। और अगर वो ज़्यादा पावरफुल हो गए तो वो डेफिनेटली आपको डिवोर्स तक भी लेके जाएंगे। लेकिन सेवंथ हाउस के साथ साथ आपको देखना पड़ता है इलेवंथ हाउस की भी क्या पोजीशन है। हम्म। कई बार होता है लाइफ में, मैरिड लाइफ में झगड़े बहुत चल रहे हैं, हम्म। लेकिन उनकी लाइफ चलती जा रही है। हम्म। रोज झगड़ रहे हैं लेकिन फिर भी मैरिड लाइफ में बने हुए हैं, डिवोर्स नहीं हो रहा। हम्म। उसका रीजन ये होता है सेवंथ हाउस हो सकता है आपका मैलेफिक हो, लेकिन गुरु की पोजीशन देख ली, गुरु स्ट्रॉन्ग है अगर आपकी कुंडली में, तो वो आपके दोष को दूर कर देता है, आपको मैरिड लाइफ में अच्छा रिस्पॉन्स देता है। और साथ ही साथ इलेवंथ हाउस आपका स्ट्रॉन्ग है, अगर लाभेश भाव बोलते हैं, अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपकी मैरिड लाइफ चलती रहेगी। साथ ही साथ और भी प्लैनेट्स हैं, इनकी पोजीशन देखना बहुत जरूरी है। तो सिर्फ सेवंथ हाउस के बेसिस पे अपन ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मैरिड लाइफ में डिवोर्स होगा या नहीं होगा। अगर वहाँ हम्म। मैलिफिक पोजीशन है या कंडीशन सारी मैलिफिक बनी हुई है तो डिवोर्स डेफिनेटली होगा। तो जो आपकी शादी है वो लव मैरिज होने वाली है या फिर अरेंज मैरिज होने वाली है, तो ये कैसे पता लगता है? इनमें कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे। सबसे पहला कॉम्बिनेशन बनेगा लव लाइफ के लिए फिफ्थ हाउस का, जो मैंने आपको बता दिया। हम्म। फिफ्थ लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है वो देखिए। फिर उसका फिफ्थ हाउस का, नाइन्थ हाउस का और इलेवंथ हाउस का कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है। और सेवंथ हाउस जो आपकी शादी का कारक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर फिफ्थ हाउस का कॉम्बिनेशन सेवंथ हाउस के साथ बन रहा है, कॉम्बिनेशन इन द सेंस फिफ्थ लॉर्ड है सेवंथ हाउस में बैठ गया, हम्म। या सेवंथ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठ गया, या हम्म। दोनों की दृष्टि पड़ रही है, ग्रहों की अच्छी दृष्टि पड़ रही है, तो ये आपको शादी तक लेके जा सकते हैं। उसके बाद में नाइन्थ हाउस डिसाइड, इलेवंथ हाउस डिसाइड करेगा कि जो आप चाह रहे हैं वो पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इलेवंथ हाउस की पोजीशन का कनेक्शन सेवंथ हाउस और फिफ्थ हाउस के साथ बनना जरूरी है, चाहे वो उसके लॉर्ड के साथ बने, चाहे उसमें बैठी राशि के साथ में बने, चाहे या उस भाव के साथ में बने, ये देखना जरूरी है। और फिर लास्ट में देखा जाता है नाइन्थ हाउस, भाग्य, कि आपके विवाह का भाग्य का कितना सपोर्ट मिल रहा है। क्योंकि भाग्य कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा रोल रहता है भाग्य का, और सबसे पावरफुल जो भाव होता है कुंडली का वो नाइन्थ भाव ही होता है। ओके, तो ऐसा देखते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता है किसी रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट देना एक दूसरे को कम होता जाता है, तो ये भी क्या ग्रह का इम्पैक्ट होता है? ग्रहों के इम्पैक्ट होते हैं डेफिनेटली। अगर देखिए, सपोज कीजिए आप पे सूर्य, वैसे मैलेफिक प्लेनेट नहीं कह सकते इनको पूरा कंप्लीटली, ये हम्म। क्रूर है लेकिन पाप ग्रह में नहीं आते। क्रूर है लेकिन पाप ग्रह में नहीं आते। तो सपोज कीजिए आपके ऊपर जैसे मंगल का इफेक्ट आ गया, मंगल लगन में बैठे हैं, हम्म। या मंगल सेवंथ हाउस में बैठे हैं, या सपोज कीजिए कि सूर्य बैठे हुए हैं लगन में और हम्म। सातवें एस्पेक्ट से आपके विवाह के घर को देख रहे हैं, तो क्लैशेज इसलिए होंगे क्योंकि ये हर ग्रह अपने नेचर के अकॉर्डिंग आप में इन्फ्लुएंस रखेगा। हम्म। सूर्य है, सूर्य स्वाभिमान का प्रतीक होता है, झुकता नहीं है, मतलब ईगोस्टिक होते हैं ये, ईगो के चलते दोनों में लड़ाई झगड़े होंगे। मंगल है, मंगल नहीं झुकेगा कि मैं तुम्हारे सामने झुकूंगी नहीं या झुकूंगा नहीं, तो वहां पे क्लैश होने डेफिनेटली होने ही होने हैं। तो ये ग्रहों के इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनकी इफेक्ट है भी तो आप उस चीज को कम कर दीजिए, आर्ग्यू करना बंद कर दीजिए, ईगो खत्म कर लीजिए अपनी, ये चीजें दिमाग से निकाल दीजिए कि नहीं, मैं इसके सामने नहीं झुक सकती। तो ग्रहों ने अपने प्रभाव दिखाने हैं, चाहे सेवंथ हाउस में बैठे हैं चाहे लगन में बैठे हैं, लेकिन अगर वो आपके ऊपर उनका इन्फ्लुएंस है तो आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं ईगो बीच में आएगी, और ईगो बीच में जहाँ आएगी तो आपके क्लैशेस तो होने ही है।
तो ये शनि, राहु और केतु किस तरह से काम करते हैं? देखिए, शनि और केतु दोनों सेपरेटिव प्लेनेट है। हम्म। ग्रह खराब नहीं है। बहुत से लोग, बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो इनको खराब बोल के लोगों को, जैसे मान लो कुछ भी बता रहे हैं शनि खराब है। शनि कभी भी, कोई भी ग्रह पहली बात तो कभी खराब नहीं होता, डिपेंड करता है उनकी पोजीशन पे। भाई एक बच्चा है, एक बच्चे को मान लीजिए, अगर वो अच्छी संगत में बैठा है तो अच्छी चीजें करेगा, अगर वो गलत चीजों में बैठा है तो गलत चीजें करेगा। राइट। तो इसी तरीके से ग्रहों की पोजीशंस देखी जाती हैं कि वो वहां पे कंफर्टेबल है या नहीं है। अब उनके लिए बहुत सारे कॉम्बिनेशंस देखने पड़ते हैं, किस राशि में है, कैसा बल मिला हुआ है, कैसी दशा चल रही है। देखो ऑब्वियसली बात है, अगर ऐसी जगह पे दो ग्रह बैठे हुए हैं, जैसे आप और मैं शत्रु हैं सपोज कीजिए, तो अपन एक जगह बैठेंगे तो डेफिनेटली कंफर्टेबल नहीं होंगे। और अगर अपन दोनों में मित्रता है, फ्रेंडशिप है, तो अपन कंफर्टेबल रहेंगे। तो यही पोजीशन ग्रहों की होती है। सैटर्न सेपरेटिव प्लेनेट है, डेफिनेटली है, सब कुछ देते हैं, मान सम्मान इज्जत सब दिलाते हैं, पैसा भी बहुत देते हैं, लेकिन इनका नेचर है कि ये रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सूर्य पुत्र कहा जाता है इनको, सूर्य के पुत्र हैं, लेकिन पिता पुत्र की आज तक नहीं बनी। शनि और सूर्य की कभी नहीं बनती। तो शनि जहां बैठेंगे थोड़ा सा सेपरेटिव इफेक्ट्स तो लाएंगे ही लाएंगे। केतु खुद एक डिटैचमेंट का प्रतीक है, वो आपको आध्यात्मिक तरफ लेके जाता है। केतु डिटेच करता है, इसका मतलब ये नहीं केतु खराब हो गया। डिटेच इसलिए करता है कि आपको जो चीजें बांधे रखी हैं, जो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं जाने दे रही हैं, उनसे आपको अलग करता है। कहते हैं ना कि आप किसी एक चीज में फंसे हुए हैं बिल्कुल, तो उन चीजों को हटा के आपको थोड़ा सा आध्यात्म के ऊपर लेके जाता है। केतु कहा जाए तो एक बिना दिखावे का ज्ञान है। केतु के सर नहीं होता, सिर्फ सर के नीचे का हिस्सा होता है। सर का पार्ट जो होता है वो राहु का होता है। तो केतु के पास सोचने समझने की इतनी शक्ति नहीं होती। जो फैसले लेते हैं दिल से लेते हैं, इमोशनल होते हैं, और इसी वजह से जिन पे केतु का इन्फ्लुएंस रहता है उनको चीट भी काफी मिलता है। रिलेशनशिप में आप पूछ रहे थे ना अभी, चीट अगर किसी ने किया है तो क्यों किया, तो इसकी वजह से भी होता है, केतु को धोखा मिलता है। ओके, तो मतलब जिनका केतु ज्यादा स्ट्रांग है तो वो दिल से ज्यादा फैसले लेते हैं, दिमाग का उपयोग कम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दिल से फैसले लेते हैं और इसलिए धोखा खाते हैं। भाई दिमाग से खेलने वाला तो धोखा खाता ही नहीं ना, वो तो धोखा दे राइट। सकता है दूसरों को। राइट। अगर आप इमोशनली किसी से अटैच्ड हो और दिल से अगर फैसले ले रहे हो तो आपको धोखा मिलना जायज है। तो अगर हमारे ग्रह ठीक पोजीशन पे नहीं है तो हमारे पार्टनर से बिगड़ गई है बहुत, तो उसके लिए क्या ऐसी रेमेडी आप सजेस्ट करेंगी कि वो फॉलो करे? सबसे पहले तो देखो, आपकी हॉरोस्कोप देखनी पड़ेगी। बिना हॉरोस्कोप के कोई भी रेमेडीज आप नहीं कर सकते हो। आजकल देख रहे हैं बहुत सारे जो पॉडकास्ट चल रहे हैं, जो रील्स चल रही हैं, वायरल हो रही हैं, वीनस को एक्टिवेट कर लो, वीनस को एक्टिवेट कर लो, लग्जरी आ जाएगी लाइफ में, लव मैरिज हो जाएगी। अरे वीनस हर ग्रह के कम से कम 100 से ज्यादा कारक होते हैं, हर भाव के। तो सिर्फ शुक्र इन्हीं दो चीजों के लिए थोड़ी ना देखा जाता है। लग्जरी के लिए अब देखिए, शुक्र को, विनिस को एक्टिवेट कर लीजिए। कोई उल्टे सीधे चीजें बता रहा है, शाम को दारू पिए, दारू पीजिए आप, शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा। प्राइवेट पार्ट को दही से धो लीजिए, शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा। अरे ये सब चीजें नहीं करने की जरूरत है। पहले देखना पड़ेगा कि आपकी पोजीशंस ऐसी बनी क्यों है, किस प्लेनेट की वजह से बनी है, तभी तो आप रेमेडी करोगे। आपको बीमारी नहीं पता, डॉक्टर आपका इलाज कैसे करेगा? राइट। आपको हेडेक हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? ऐसा भी पहले तो हो सकता है ना कि हम अगर दो जनों की आपस में बिगड़ी है और मैंने रेमेडीज देख ली, मेरा वीनस ठीक चल रहा है लेकिन मैं वो रेमेडीज अप्लाई करे जा रही हूँ और वीनस सामने वाले का खराब था इसलिए हमारी बिगड़ी है। देखो सबसे बड़ा नुकसान कब होता है, इसी से एक टॉपिक और इसमें मैं जोड़ देता हूँ। आपने देखा होगा बहुत से लोग स्टोन्स पहनते हैं। हम ना स्टोन्स पहनना प्रीफर करते हैं, ना किसी को सजेस्ट करते हैं। किसी ने देखा, बिना किसी से पूछे, मेरे को यार पैसा चाहिए तो मैं शुक्र का कोई भी डायमंड पहन लिया, जरकन पहन लिया, वो पहन लूंगा, ठीक है। किसी ने कहा यार गुरु के लिए पुखराज पहन लो, सुख समृद्धि आएगी, पैसा आएगा। तो ऐसा हर किसी को नहीं पहनना चाहिए, ये नेगेटिव भी कर सकते हैं, आपकी लाइफ के ऊपर भी बात आ सकती है। सपोज कीजिए आपका मारक भाव है, एक्टिवेटेड है। मारक भाव यानी कि कुंडली का सेकंड हाउस और 7th हाउस मारक भाव कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इनकी जब दशा अंतर दशा आती है और ये थोड़े से भी मैलिफिक हुए तो आपको मृत्यु के तुल्य कष्ट दे देते हैं, जान भी जा सकती है इंसान की। अब उस ग्रह को अगर आप एक्टिवेट कर रहे हो, सपोज कीजिए अब मंगल का, अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, जैसे मंगल ले लिया आपने, मंगल के लिए आपने कोई भी मूंगा पहना, कोई भी स्टोन पहना, और वो आपके सेकंड हाउस को रूल कर रहा है या 7th हाउस को रूल कर रहा है, वो मारक भाव में है, तो जब भी मार्स एक्टिवेट होगा आपके साथ में कुछ ना कुछ इंसिडेंट होने, कुछ एक्सीडेंट हो जाए या किसी भी तरह का कष्ट आ जाए, आपको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ सकता है। तो देखना पड़ता है कि आपको कौन सी चीज सूट कर रही है, वही आपको करनी है। तो इसीलिए क्या है, आजकल लोग एआई से काफी एस्ट्रोलॉजी, अरे एस्ट्रोलॉजी तो खत्म हो गई, एआई से पूछ लेंगे। अरे एआई क्या है, एआई में क्या डाला है?
जो अपन ने लिख के जो मटेरियल डाला है नेट पे वही तो शो कर रहा वही है। बता रहा है। अब वो एआई तो कुछ भी बता देगा, उसको जो आप पूछोगे वो सारा बता देगा, वो जहां से भी डेटा मिला वो दे देगा। फिर लाइव लोग कह रहे हैं कि यार मैंने रेमेडीज कर ली, मेरे को उपाय फायदा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। वो देखना पड़ता है कि आपको सही, आप सही दवा लोगे तभी ठीक होगे। और आपको सर दर्द है, बुखार की दवा ले रहे हो या किसी और चीज की ले रहे हो तो इफेक्ट तो करेगा ना, बैड इफेक्ट ही करेगा वो। राइट। तो क्या डिवोर्स जैसी जो सिचुएशन होती है उसको अगर हम पहले से योग उसका देख लें तो उसको बदला जा सकता है? देखो, नियति को तो बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन उस चीज के लिए अपन प्रिपेयर हो सकते हैं पहले से, और हो सकता है वो सिचुएशंस बिगड़ने से पहले बच जाए। देखिए, ग्रहों के उपाय करने से, रेमेडीज करने से या पाठ पूजा करने से होता क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल समझिए। बाहर बारिश आ रही है, आप निकल गए, पूरा भीग गए, आप बीमार भी हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप छाता लेके निकले हो तो छींटे लग के रह गए। ग्रहों ने अपने प्रभाव दिखाने ही दिखाने हैं, कोई ऐसा रेमेडीज नहीं है दुनिया में जो उसके प्रभाव को खत्म कर सके, लेकिन बहुत हद तक कम किया जा सकता है, अपने को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, ताकि अपन उस चीज को, दर्द को झेल सकें। ठीक है, तो डिवोर्स की सिचुएशन बन रही है, अगर आपने कंसल्ट कर लिया और आपकी कुंडली में योग बन रही है कि यार आगे आने वाले टाइम में आपके डिवोर्स हो सकता है, और आपने किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया, उसका फायदा ये होगा कि आपको पहले से बता दिया जाएगा यार ऐसे योग बन रहे हैं तो आपको ये चीजें करनी है, ये चीजें नहीं करनी है। तो वो सिचुएशंस थोड़ी सी चेंज हो सकती है उसमें। अगर नियति में ही लिखा है अलग होना तो उसको तो कोई चेंज नहीं कर पाएगा। राइट। है ना, देखो नियति को तो भगवान राम खुद नहीं बदल पाए, कृष्ण भगवान नहीं बदल पाए। जी। है ना, कृष्ण ने प्रेम किया राधा से, शादी हुई रुक्मणी से। मीरा ने प्रेम किया कृष्ण से, लेकिन क्या रहा, शादी तो रुक्मणी से हुई। तो नियति को तो चेंज नहीं कर सकते, कृष्ण भगवान खुद नहीं चेंज कर सके। पता था अभिमन्यु मरने वाला है महाभारत में, पता था उनको, लेकिन वो नहीं चेंज कर पाए ना, अपनी खुद की मौत को नहीं टाल सके। तो नियति तो होनी है, लेकिन रेमेडीज वगैरह करने से आपको, आप उस चीज के लिए प्रिपेयर हो जाते हो, और सिचुएशंस जहां आपको बहुत अधिक नुकसान होने वाली होती है वहां से थोड़ा सा सेफ साइड हो जाते हो आप। और सर जैसे कि अगर कोई अपने बच्चे का नाम रख देता है बिना कुंडली देखे, बिना किसी से पूछे, ऐसे ही अपनी मर्जी से कि हाँ आजकल ये ट्रेंड में चल रहा है तो ये नाम रख देते हैं, या हम दोनों का नाम मिला के नाम बन रहा है तो हम रख देते हैं, तो क्या वो ठीक है? देखिए, ठीक तो पूरे तरीके से नहीं कह सकते, क्योंकि जो जिस जन्म आपका जिस समय पे हुआ है, ग्रह नक्षत्रों की जो पोजीशन है उसी के अकॉर्डिंग नाम रखा जाता है। अगर वास्तव में देखा जाए तो अगर अपने हिसाब से कुछ भी आपने नाम रख लिया तो इसका कुछ ना कुछ उस नाम से रिलेटेड इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत तो रहेगा, भले ही पूरा ना रहे लेकिन थोड़ा बहुत तो रहेगा। सपोज कीजिए किसी इंसान का जन्म हुआ है और उसकी राशि, चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही इंसान की राशि होती है। तो पुराने जन्म में ये कॉन्सेप्ट चला था, मतलब पहले के बहुत पहले समय में कॉन्सेप्ट चला था कि जो रियल नाम था उसके अलावा दूसरा नाम रखा जाता था। कॉन्सेप्ट ये था कि पहले के जमाने में तंत्र मंत्र बहुत होते थे, किसी घर पे लड़का हो गया या कुछ भी बच्चा हो गया, किसी को नहीं हो रहा, तो तंत्र मंत्र बहुत होते थे। और जो इंसान की जो राशि बनती है चंद्रमा राशि, चंद्रमा पे इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी होता है इन चीजों का, तंत्र मंत्र का। तो उस वजह से पहले के जमाने में लोग नाम दूसरा रखते थे, लेकिन उसमें भी एक लॉजिक था। नाम दूसरा रख सकते हो आप, लेकिन वो रिलेट करना चाहिए आपको कुंडली के हिसाब से भी, यानी कि आपका जो लग्न है, लग्न के अकॉर्डिंग आप नाम रख सकते हो। तो नाम रियल नाम ना होके लग्न आपका जो बन रहा है, लग्न में जो राशि बन रही है उस राशि के हिसाब से आप नाम रख सकते हो, लेकिन इन्फ्लुएंस रहता है। यहां तक कि आप सबसे पहले आजकल एस्ट्रोलॉजर्स लगन कुंडली देख लेते हैं। भाई लगन कुंडली क्या है? लगन कुंडली एक ब्लू प्रिंट है, जब आप पैदा हुए ग्रह नक्षत्रों की क्या पोजीशन थी, क्या ट्रांजिट था उनका। जैसे आज अभी ट्रांजिट चल रहा है ग्रहों का, उसी तरीके से वो एक ग्रहों की ट्रांजिट थी, वो एक ब्लू प्रिंट आपके सामने है। उनसे जुड़े इवेंट्स होने हैं लाइफ में, डेफिनेटली होते हैं। होने कब है? जब वो एक्टिवेटेड होंगे, दशा अंतरदशा गोचर, तब होने हैं। तो वहां पे दो चीज बहुत सबसे बड़ी मिस कर देते हैं वो। सबसे पहला है नक्षत्र, कि नक्षत्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो सबसे पहली चीज देखने की होती है। फिर दूसरी एक चीज आती है तिथि। तिथि से रिलेटेड भी इन्फ्लुएंस इंसान की लाइफ में होता ही होता है। अगर कोई उग्र तिथि में हो गया बच्चा तो उसका स्वभाव थोड़ा सा अग्रेसिव रहेगा। आप उसको देख के आइडिया लगा सकते हो कि इसकी तिथि क्या हो सकती है। बिल्कुल। और नक्षत्र भी इसी तरीके से डिपेंड करता है किस नक्षत्र में आप हो, क्योंकि हर नक्षत्र को रूल करते हैं ग्रह। जैसे 27 नक्षत्र होते हैं तो 27 नक्षत्र को 9 के पार्ट में सारे ग्रह डिवाइड करके, और एक ग्रह 3 नक्षत्रों को रूल करता है बेसिकली देखा जाए तो जैसे मान लो अश्विनी नक्षत्र है तो इनको सबसे पहले सबसे पहले महादशा जो स्टार्ट होगी वो केतु की स्टार्ट होगी। पहले केतु की है, फिर शुक्र की है, फिर सूर्य, चंद्रमा, मंगल, फिर उसके बाद में राहु, फिर गुरु, शनि और बुध।
तो इनके प्रभाव इन्फ्लुएंस इंसान की लाइफ पे बनते ही बनते हैं। जनरली आजकल लोग लगन कुंडली देखी, लगन में ग्रह कौन से बैठे हैं, 159 में कौन से ग्रह बैठे हैं, देखा 6, 8, 12 में कौन सा हाउस बैठे हैं, और कुछ भी प्रेडिक्ट कर दिया। तो ये बहुत बड़ा रोल रहता है। इंसान, जैसे आप पूछ रहे थे अभी कि मेरी कुंडली सब कुछ बनी हुई है, मैंने किसी से कंसल्ट भी किया, लेकिन लाइफ में ऐसा कुछ हो नहीं रहा, तो उसका रीज़न ये होता है। एक कुंडली को आप काफ़ी सैकड़ों तरीके से देख सकते हो। उसकी चंद्र कुंडली देखो, सूर्य कुंडली देखो, नवमांश देखो, उसके जो डिविजनल चार्ट्स है वो देखो, अष्टक वर्ग निकालो उनका, तभी पता चलेगा बल कितना है ग्रहों में। तो एक बहुत ही डीप रिसर्च है। लेकिन लगन कुंडली से एक बेसिकली आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग मिल जाती है कि हाँ भाई, मेरे ग्रह नक्षत्र किस पोजीशन में बैठे हैं और आगे क्या लाइफ में होना है। तो कई बार ऐसे भी करते हैं लोग, पहले ज्यादा होता था कि शादी के बाद नाम बदल देते थे लड़की का, हम्म। तो वो किस रीजन से होता था? देखो, रीजन इसमें सेम वही है, वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए जरूर बदल देते हैं। नाम बदल देने से एक बात बताइए, राइट, बिल्कुल। कर्म और ग्रह दोनों अपने इन्फ्लुएंस रखते हैं और वही होना है, तो नाम बदलने से कुछ नहीं होता। देखो, बेसिकली कहा जाए तो न्यूमरोलॉजी जो चीज़ है ना आज के टाइम पे, वो जबरदस्ती बनाई गई है, वो है नहीं रियल में। जो अपना ज्योतिष शास्त्र है, जो होरा शास्त्र है, जो पराशरी है, जयमनाई है, ये सारे शास्त्र ऋषि मुनियों के बहुत पुराने समय से बनाए हुए हैं, जो रियल में है। न्यूमरोलॉजी एक कह सकते हैं कि वेस्टर्न कल्चर है, किसी भी तरीके से जोड़ तोड़ के बना दिया। भाई किसी का अगर सपोज कीजिए, किसी का अगर एक मूलांक बन रहा है, जन्मांक अगर एक बन रहा है, तो इसका मतलब सभी इंसान के एक जैसे थोड़ी ना होंगे। सबके अपने कर्म है, सब अपने अपने ग्रह नक्षत्र। अब कितने लोग हैं, 1 मिनट में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, कितने लाखों लोगों के नाम एक जैसे होंगे, बिल्कुल। समझ रहे हो? तो वो इन पे डिपेंड करता है। तो क्या ऐसे ऐसे कई बार होता है, किसी को हमने हाथ दिखाया या हमने कुंडली दिखाई तो वो ऐसे बोलते हैं कि दो शादी का योग है, तो वो कैसे कुंडली देखकर पता चलता है? वो देखो, योग देखा जाता है कुंडली में, मैंने जैसे बताया 7th हाउस, ये आपकी पहली शादी का योग होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी 7th हाउस में क्या पोजीशन है प्लैनेट्स की, उसके लॉर्ड कहाँ बैठे हुए हैं, कैसा इफेक्ट है, कुल मिला के कितना बल उसको मिल रहा है, तो वो आपकी डिसाइड करता है फर्स्ट मैरिज को। उसके बाद में सेकंड मैरिज के लिए देखा जाता है सबसे पहले 7th हाउस को, क्योंकि 7th हाउस अगर आपकी मैरिज का प्रोमिस भी देता है, तो यही आपकी शादी एंड हो रही है, डिवोर्स हो रहा नहीं हो रहा, उसके बारे में भी बताएगा। अगर वहाँ पे मेलेफिक पोजीशंस कुछ बनी हुई है, मेलेफिक प्लैनेट्स की कुछ इन्फ्लुएंस है, या किसी भी रीजन से वो भाव पीड़ित हो रहा है, तो आपका डिवोर्स होगा। और दूसरी शादी तो आप तभी करोगे जब आपका डिवोर्स होगा। उसके लिए देखा जाएगा फिर 7th का 8th भाव, यानी कि सेकंड भाव। यानी ये पहले से देखा जा सकता है कि बिल्कुल, पहले देखा जा एक सकता है कि शादी होनी 7th है कि हाउस को सबसे डिवोर्स। पहले आप एनालाइज कीजिए। अगर वो पीड़ित लग रहा है किसी भी रीजन से, तो उसके बाद में आपको कह सकते हो कि इसमें योग बन रहा है। फिर आप सेकंड हाउस को देखिए, कुंडली का जो सेकंड भाव है उसको देखिए, वो आपको डिसाइड करेगा कि आपकी 7th मैरिज जो है वो एंड होगी या नहीं होगी, और आपकी सेकंड मैरिज के चांसेस बनेंगे या नहीं बनेंगे। साथ ही साथ 11th हाउस को देखना बहुत जरूरी है। कुंडली में कुछ भी प्रिडिक्ट कर रहे हो, 11th हाउस को तो लेना ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है। यही बताएगा कि आप जो कर रहे हैं वो आपको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। एक कहावत है, रावण ने अपने बच्चे के जन्म के टाइम पे सारे प्लैनेट्स की पोजीशन 11th हाउस में कर दी थी। अच्छा। लाभ भाव में कर दी थी कि उसको कोई हरा नहीं पाए, है ना? तो 11th हाउस का बहुत बड़ा रोल रहता है। आपकी लाइफ में वो इंसिडेंट हो रहा है, आप जो चाहते हो मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये डिसाइड करेगा आपका 11th हाउस। तो रीमैरिज को कौन सा ग्रह सपोर्ट करता है? भाई ग्रह तो सारे जो मैंने बताए वही सपोर्ट करेंगे आपको। पोजीशंस देखी जाएंगी। अगर आपकी 7th हाउस की पोजीशंस वीक है, तो डेफिनेटली आपके डिवोर्स के योग बन रहे हैं, और डिवोर्स के योग बन रहे हैं, उसके बाद में देखो आप सेकंड हाउस की क्या पोजीशन है। देखो, सबसे जरूरी होता है, पूरी कुंडली में देखा जाता है भाव, भावेश और कारक। सेकंड भाव को देख रहे हो तो उसका भाव देखो क्या है, कौन सा ग्रह वहां पे बैठा हुआ है, उसके बाद में उसका लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, उसके ऊपर किन ग्रहों का इन्फ्लुएंस है। अगर उन सेकंड हाउस पे आपके अच्छे ग्रह जैसे गुरु का, शुक्र का, बुध का, अगर इनके अच्छी पोजीशन, जो बेनिफिशियल अपने जो प्लैनेट्स हैं, अगर उनके इन्फ्लुएंस है, उनका प्रभाव है, तो आपकी सेकंड मैरिज के चांसेस बन जाते हैं। फिर वो शादी कैसी रहेगी, इसको आप 9th हाउस और 11th हाउस से रिलेट करके आप कॉम्बिनेशन बना के देख सकते हैं। और पितृदोष के बारे में भी काफी सुनने को मिलता है। ये आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। जनरली आपने देखा होगा, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास में चले गए, वो कुंडली दिखाओ चाहे हस्तरेखा दिखाओ, वो आपको सीधे बोल देते हैं कि पितृदोष बना हुआ है। अब उनको बेसिकली पता नहीं कि पितृदोष होता क्या है। पितृदोष भी ग्रहों की कॉम्बिनेशन से ही बनाया जाता है। जनरली बहुत से लोग ये भी बोल देते हैं सूर्य के साथ राहु बैठा हुआ है तो पितृदोष बन गया। अब इसके पीछे रीजन बताता हूँ। पहले तो होता क्यों है, क्योंकि पितृदोष
एक्चुअल में क्या होता है कि जो अपने पूर्वज हैं, जो स्वर्ग सिधार चुके हैं, उनकी कुछ अधूरी इच्छाएं रहती हैं, या जैसे सडन डेथ हो गई, उनकी कुछ मन में इच्छाएं थी जो वो पूरी नहीं कर पाए, तो उनको मोक्ष नहीं मिल पाता। तो पितृदोष की वजह से वो अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। तो पितृदोष बेसिकली अपने पूर्वजों की अधूरी इच्छाएं हैं। और सूर्य और राहु के साथ जोड़ने के पीछे लॉजिक यही है कि सूर्य को पिता का कारक माना गया है और आत्मा का कारक माना गया, और राहु जो है वो अपने इस जन्म की इच्छाएं हैं, इस जन्म की जो अभी तक पूरी नहीं हुई जो इच्छाएं जिनके लिए अपन भागते रहते हैं वो है। तो जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है, इसलिए जनरली लोग बोल देते हैं सूर्य के साथ में राहु बैठ गया तो पितृदोष बन गया। लेकिन ये सरासर सही नहीं है, क्योंकि सूर्य और राहु की युति पितृदोष बना रही है, लेकिन देखना पड़ेगा कि ये दोनों बैठे कहाँ पे हैं, प्लेस्ड कहाँ पे हैं। अगर ये उपचय भाव में बैठे हुए हैं, 3, 6, 10, 11 भाव में अगर बैठे हुए हैं सूर्य और राहु, तो ये आपको पॉलिटिक्स की तरफ भी लेके जा सकता है, बहुत ऊंचे पद पे लेके जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सूर्य राहु मिल गए तो पितृदोष बन गया। कुंडली में कहाँ बैठे हैं वो जरूरी है। जनरली देखा जाए तो अगर लगन में राहु केतु बैठ गए तो पितृदोष बन जाता है। 5th हाउस में बैठ गए, सूर्य के साथ बैठ गए, चंद्रमा के साथ बैठ गए तो पितृदोष बन गया। 9th हाउस जो अपने भाग्य का कारक है, अगर उसमें अधूरी इच्छाओं को जोड़ दिया गया और अपने पूर्वजों की आत्माओं को जोड़ दिया गया तो 9th हाउस सबसे बड़ा कारक हो गया पितृदोष का। अगर इसमें सूर्य चंद्रमा के साथ में राहु केतु बैठे हुए हैं तो पितृदोष बना देते हैं। लेकिन जनरली अपन देखना पड़ेगा कि उनकी पोजिशन कहाँ पे प्लेस्ड है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुंडली में कहीं भी सूर्य राहु को देखा और पितृदोष बन गया। तो पितृदोष का लव मैरिज से भी कोई कनेक्शन होता है? देखो, पितृदोष जब किसी इंसान की लाइफ में होता है तो आपको हर चीज से, जैसे उनकी अधूरी इच्छाएं रही हैं वैसे वो आपकी लाइफ में कुछ भी चीज फुलफिलमेंट नहीं हो पाती। चाहे आप हेल्थ वाइज देखो, चाहे मेंटल पीस वाइज देखो, फाइनेंशियली देखो, वो हर तरीके से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम तो क्रिएट करते ही करते हैं। तो ये कैसे डिसाइड होता है कि जैसे कोई पितृदोष है, हम्म। घर में 4 बच्चे हैं और वो एक ही के साथ है, तो वो पूर्वज की जो अधूरी इच्छाएं थी वो उसी एक बच्चे को क्यों, वो दोष उसी में क्यों आ रहा है? वो तो ग्रहों की पोजीशन पे डिपेंड करेगा ना, कि उसकी कुंडली में क्या क्या योग बन रहे हैं। भाई, जो अपन जन्म लेके आए आप उस चीज को समझिए, वो पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पे अपने को मिला है। मतलब अभी जो भी हो रहा है वो पिछले जन्म और के जो भी पूर्वजों हमारे की क्या कर्म थे। इच्छाएं रही हैं वो अपने को कुंडली वगैरह देखेंगे तभी पता चलेगा कि क्यों हो रहा है। लेकिन इसके लिए आप पितृदोष, अगर आपको लगता है कि पितृदोष है तो पितृदोष की पूजा करवा लीजिए। ग्रहण के टाइम पे आप पितृदोष की पूजा करा सकते हैं, श्राद्ध पक्ष में करवा सकते हैं। जैसे आज भी सूर्य ग्रहण है, काफी लोगों को नहीं पता आज सूर्य ग्रहण है, तो आज पूजा करवा सकते हैं आप, पितृदोष की पूजा हो सकती है। पीपल के अंदर आप पानी जल अर्पित कर सकते हैं, गरीबों को खाना खिला सकते हैं। काले कुत्ते हैं, कौवे हैं, उनको आप खाना खिला सकते हैं। तो ऐसे कुछ उपाय कर लेने से पितृ दोष जो है खत्म हो जाता है। अगर किसी घर में मैरिजेस जो भी है वो सफल नहीं है, बार बार टूट रही है, तो उसके पीछे भी क्या पूर्वजों का कुछ रहता है? हो सकता है, कंप्लीटली नहीं कह सकते, हो सकता है। वो बिना एनालाइज किए अपन नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, तो वो भी कुंडली देखने के बाद वो ही? कुंडली देखने पे ही पता चलेगा। हो सकता है कोई प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल हो उस चीज़ के लिए, पितृदोष की जरूरी नहीं है, प्लैनेट्स भी पोजीशन अपनी रिस्पॉन्सिबल होते हैं हर चीज़ के लिए। तो सर अभी आपने पैसे के बारे में बात करी थी कुछ देर पहले, तो मनी के पीछे भी बहुत लोग भाग रहे हैं, सबको क्या चाहिए, प्यार, पैसा, घर, ये बिल्कुल। सारी चीजें। तो प्यार के लिए तो आपने बता दिया, मनी अट्रैक्ट करने के लिए आप कुछ बताएं कि कौन से देखो, मैं तो ग्रह एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ही आपको आंसर दे पाऊंगा, जी। क्योंकि हर चीज़ आपको, मैंने कहा कि कुंडली अपनी लाइफ का ब्लूप्रिंट है। आपके पास पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है, कहाँ से आएगा, किस जगह से आएगा, ये भी कुंडली बताएगी। कुंडली का सेकंड भाव जो है वो आपको बताएगा कि आपके पास पैसा जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। ये आपका एक सेविंग अकाउंट है। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको पास पैसे बचेंगे या नहीं बचेंगे, आपका सेकंड हाउस बताएगा। इसके बाद में आपको देखना पड़ता है कि आपके 11th हाउस की क्या पोजीशन है। आप जो कर्म कर रहे हो, कर्म का भाव होता है 10th भाव। आप क्या काम कर रहे हो उसमें कैसा बेनिफिट होने वाला है, तो ये 2nd, 10th और 11th के कॉम्बिनेशन से आपको पता चलेगा। साथ ही साथ आपको जो गुरु की पोजीशन क्या है, भाई अगर शुभ ग्रहों की पोजीशन है तो आपको इन चीज़ों की कमी नहीं रहेगी। अगर आपके उस पर मेलिफिक इफेक्ट्स हैं कुछ ग्रहों के, तो उनकी तरफ से आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर सेकंड भाव आपका पीड़ित है तो भले ही आप जॉब 1 लाख रुपए की कर रहे हो, चाहे 5 लाख की कर रहे हो, आप सेविंग नहीं कर पाओगे, एक पैसा बचा नहीं पाओगे। चाहे वो फिजूल खर्ची में जाए, चाहे वो किसी भी तरीके से खर्च हो, लेकिन आप बचा नहीं पाओगे। तो इसके लिए 11th हाउस का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ लगन का। और लगन तो वो चीज़, अगर कुंडली का लगन स्ट्रॉन्ग है ना, तो आपकी लाइफ में हर प्रॉब्लम से आप निकल जाओगे, स्ट्रगल नहीं करोगे। तो लगन का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। 10th 2nd हाउस को देख लीजिए, 10th हाउस को देख लीजिए, 11th हाउस को देख लीजिए। साथ ही साथ जो
रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट्स हैं उनकी पोजीशन देख लीजिए, तो इससे आपको पता लग जाएगा। इवन आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपको क्या काम करना चाहिए, जॉब हाँ करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। हाँ, काफी मतलब लोगों के वही मन मैं में अगला सवाल पूछने रहता है वाली थी कि यार कि मैं जॉब कुंडली करूं या देखकर। बिजनेस करूं। हाँ। इसके लिए आपको 10th हाउस देखना पड़ेगा, 6th हाउस देखना पड़ेगा, क्योंकि 6th हाउस है आपकी डेली रूटीन के जो लाइफ में जो आप कार्य करते हो, सर्विसेज हैं, कॉम्पिटिशन्स का भाव भी कहते हैं इसको। हम्म। अगर आपको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन बीट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, 6th हाउस की पोजीशन बताएगी। और काम कौन सा करोगे, अर्निंग कहाँ से होगी, वो देखना पड़ेगा आपका 10th हाउस। और 2nd हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, साथ में वीनस की क्या पोजीशन है, जुपिटर की क्या पोजीशन है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ये कॉम्बिनेशंस आप कुंडली सामने होगी तभी समझा पाएंगे, ऐसे अपन नहीं बता पाएंगे कि, और ना आप समझ पाओगे कि कौन से ग्रह की क्या पोजीशन है। तो कुंडली बनवाने का भी कोई सही समय होता है, या फिर पैदा होते भी बनवा सकते हैं, 10 साल बाद भी, 18 साल बाद भी? आपने आपकी एक सवाल से मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी दिमाग में आई। बहुत से लोग होते हैं, बच्चा पैदा हुआ, हम्म। एस्ट्रोलॉजर्स के पास चले जाते हैं, हम्म। कुंडली बना दो, कुंडली दिखाने चले गए। हम्म। और एस्ट्रोलॉजर्स जिनको नॉलेज है वो तो उनकी कुंडली नहीं देखेंगे, हम्म। लेकिन बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स आप अपने आप को एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं, हम्म। वो कुंडली भी देखने लग जाते हैं। जबकि शास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि जब तक बच्चा 12 साल का नहीं हो जाता हम्म। तब तक कुंडली दिखाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनको वही सब चीजें भोगनी है जो उसको वो कर्म लेके आया है। कहते हैं स्टार्टिंग के 4 साल बच्चा अपने माँ के कर्मों को भोगता है। अगर 4 साल से बच्चा बीमार चल रहा है या खत्म हो गया तो उसके माँ के कर्मों की वजह से। उसके अगले 4 साल यानी कि 8 साल की उम्र तक अपने पिताजी के कर्मों को भोगता है वो। और लास्ट के 4 साल तो बचते हैं, वो खुद के कर्म जो लेके आया उनको भोगता है। तो 12 ईयर्स तक की कुंडली दिखाने का कोई फायदा नहीं है। हम्म। मेरे हिसाब से शायद आपको भी ये चीज पहली बार पता चली होगी। हाँ, पहली बार बच्चों की सुना है कुंडली मैंने सिर्फ ऐसा। इसीलिए दिखाई जाती है ताकि एक ब्लूप्रिंट अपने को मिल जाए और इतना आइडिया लग जाए कि मांगलिक है या नहीं है, और ये गंडमूल में हुआ है या नहीं हुआ है। वो भी इसलिए ताकि अपन उसकी गंडमूल की पूजा करवा सकें, क्योंकि गंडमूल की पूजा 27 दिन के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो कुंडली 12 साल से पहले बच्चों को ये नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि उसकी भोगेगा वही वो जो कर्म लेके आया है। खुद के भाग्य उसका साथ देगा 12 साल के बाद में। तो 12 साल से पहले मैं प्रीफर नहीं करता, और अगर कोई जानकार एस्ट्रोलॉजर होगा तो वो आपको पहले ही मना कर देगा। तो मतलब 12 साल तो हम सारे कर्मों को भोगते ही हैं, उसके बाद भी बच जाते हैं जो लाइफ टाइम तक वो चलते लाइफ हैं। टाइम। भाई 12 साल तक तो ये हुआ ना, 4 साल आपने अपनी माँ के कर्मों के भोगा है, हाँ, चार फिर साल 4 साल पिता के, पिता के भोगे, फिर फिर चार लास्ट के साल 4 साल खुद आपने के। अपने भोगे हैं। अब जी। 12 साल के बाद में, यानी कि एक अवस्था होती है, ग्रहों की भी एक अवस्था होती है। हम्म। बाल्यावस्था है, किशोर अवस्था है, युवा अवस्था है, वृद्धावस्था और मृत अवस्था है। ये इनकी डिग्रीज पे डिपेंड करता है, 0 डिग्री से स्टार्ट होकर 30 डिग्री तक। तो यही अवस्था इंसान की होती है। हम्म। तो जब तक इंसान किशोर अवस्था में नहीं आएगा हम्म। तब तक उसके खुद के भाग्य नहीं काम करते। तो 12 साल के बाद में ही किसी बच्चे के भाग्य काम करते हैं, ग्रह नक्षत्र काम करते तो हैं। ऐसा भी है कि अगर जो छोटा बच्चा है उसका पढ़ाई में अगर मन नहीं लग रहा है तो? हाँ, वो आप देख सकते हो। इसके लिए भी देखो, कुंडली का 2nd भाव होता है, परिवार का, कुटुंब का भी होता है। और पारिवारिक जो शिक्षा मिलती है बच्चे को सबसे पैदा होती ही, वो कहाँ से सीखता है, 2nd भाव से सीखता है। अब उस शिक्षा में आप कह सकते हो कि बच्चा, कई बार होता है ना, बच्चा बोलने की शक्ति नहीं आ पाती, लेट बोलता है, बोलना हाँ, सीखता है। लेट बोलना उसका शुरू करते 2nd हैं। भाव या 2nd हाउस का लोड कहीं ना कहीं पीड़ित होता है। 2nd हाउस आपकी पारिवारिक शिक्षा है, जिसमें बच्चा बोलना सीखता है, आचार विचार सीखता है, उठना बैठना, वो भी एक शिक्षा है। उसके बाद में देखा जाता है 5th हाउस, वो आपके डिसाइड करता है आपकी स्कूलिंग, कि आपकी स्कूल में एजुकेशन कैसी होगी। 12 तक की, जैसे मान लो कई बार होता है कि मेरे बच्चे को क्या पढ़ना चाहिए, क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो 5th हाउस को आप एनालाइज करो। फिर उसके बाद में आप एनालाइज करो 9th हाउस को, ये आपकी डिसाइड करेगा ग्रेजुएशन को। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 11th हाउस देखिए क्या पोजीशन बन रही है। और अगर आपको पीएचडी करनी है, रिसर्च वाले काम करने हैं, जैसे साइंटिस्ट जैसे जॉब करनी है, तो उसके लिए 8th हाउस रिस्पॉन्सिबल है। कुंडली का 8th हाउस मिस्टीरियस हाउस कहते हैं इसको, मिस्ट्री है ये आपको ऐसी चीजों में लेके जाएगा जो रिसर्च वाली हो। इसमें एस्ट्रोलॉजी भी एक है। जिस इंसान का 8th भाव इन्फ्लुएंस्ड है केतु से, और 8th भाव की पोजीशन ऐसी बन रही है, वो डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र की तरफ जाएगा ही जाएगा। कोई भी एग्जाम्पल देख लेना, आप अपना एग्जाम्पल देखना। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है एस्ट्रोलॉजी की बात में आज बात करते हुए, आप अपनी कुंडली उठा के देख लेना, केतु का कहीं ना कहीं रोल जरूर बन रहा है, चाहे वो ट्रांजिट में हो, चाहे आपके 8th भाव को देख रहा हो, या सूर्य का कोई रोल हो, या शनि का कोई रोल हो। और 8th भाव के साथ अगर कॉम्बिनेशन बन रहा है, डेफिनेटली बनेगा। आप चेक कर लेना अपनी कुंडली। मतलब मेरा तो, मैं पर्सनली जो अपना बताऊं, मेरा तो इंटरेस्ट किसी ना किसी चीज पे ट्रांसफर होता रहता है कि मैंने ये देखा है मुझे ये भी करना है, मैंने ये देखा है मुझे ये भी सीखना है। तो तो ये क्या 8th ग्रह हाउस की पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन का चेंज भाव भी होती होता रहती है। है?
ट्रांसफॉर्मेशन का भी भाव होता है। और जो काम आप कर रहे हो वो 10th हाउस डिसाइड करता है, कर्म भाव कहते हैं इसको, कि आपको काम क्या करना है। कई बार होता है लोग जॉब चेंज करते रहते हैं, स्विच करते रहते हैं, उसमें उसका 10th हाउस के साथ साथ कहीं ना कहीं केतु या मून का इन्वॉल्वमेंट रहता है। कई लोग होते हैं, अगर किसी के 10th हाउस में राहु का इन्फ्लुएंस आ गया, चाहे वो 10th हाउस में बैठा है या एस्पेक्ट कर रहा है या उसकी दशा चल रही है, 10th हाउस के अगर उसके साथ कोई कॉम्बिनेशन बन गया तो ऐसा इंसान शेयर मार्केट में पैसा कमाता है, गलत तरीके से पैसा कमाता है, शॉर्टकट अपनाता है। बहुत से लोग हैं जो गलत तरीके से पैसा कमाते हैं। कोई किसी की विस्की की दुकान है, कोई शेयर मार्केट में कमा रहा है, कोई जैसे डबल पैसे कर रहा है, कोई फाइनेंस पे पैसे दे रहा है, समझ रहे हो, या शॉर्टकट अपनाता है। कहने का मतलब राहु खुद एक शॉर्टकट है। और राहु अगर स्ट्रांग है और सूर्य के साथ में अगर गुरु के साथ में इसकी युति हो गई तो आपको पॉलिटिक्स में भी नेता मंत्री भी बना सकता है। तो किसी की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब रहती है तो उसमें भी देख के बोलते हैं कि आपका ये ठीक नहीं चल रहा है। वो आपका लगन, अगर लगन आपका स्ट्रांग है, लगन आपका शरीर है, आप खुद हो लगन, लगन में जो ग्रह बैठे हैं वो आपके पिछले कर्मों की वजह से मिले हैं। अच्छे अगर ग्रह बैठे हुए हैं इसका मतलब आपके कर्मों के कुछ अच्छे फल थे, उनकी वजह से आपको जन्म मिला है। कई बार देखते हैं लगन में शनि बैठ गए या राहु केतु बैठ गए, तो मैंने कहा ना पितृदोष बना देते हैं या इस तरह। तो अगर लगन आपका कमजोर है ना तो आप लाइफ में किसी भी चीज में आप जो है सक्सेस नहीं मिल पाएगी, आपको स्ट्रगल रहेगा। आप रिलेशनशिप की तरफ जाओगे उसमें स्ट्रगल है, आप पैसा कमाने जाओगे उसमें स्ट्रगल है, समझ रहे हो। ऐसा नहीं कि जिंदगी भर ऐसा चलेगा, क्योंकि ग्रहों की पोजीशन चेंज जैसी जैसी होगी वैसे वैसे इम्पैक्ट, जो जो ग्रह एक्टिवेट होगा, जो भाव एक्टिवेट होगा, उससे रिलेटेड आपको रिजल्ट मिलेंगे। ओके, तो हमने लव की भी बात कर लिया, मनी की भी कर लिया, फेम की बात कर लेते हैं थोड़ी, कि अगर किसी को फेम चाहिए तो अपने कौन से ग्रह फेम को। देखो 10th हाउस और 11th हाउस दिलाएगा आपको, लगन दिलाएगा। अगर गुरु का प्रभाव अच्छा बना हुआ है लगन पे तो आपको फेम, नाम, आप नाम कमाओगे। सूर्य अच्छी पोजीशन में लगन में बैठे हुए हैं, अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो सूर्य आपको नाम कमाएगा, मान सम्मान दिलाएगा, सत्ता दिलाएगा, आपको रेस्पेक्ट दिलाएगा समाज में। यानी कि आप अपने खुद के कर्मों की वजह से आपकी पहचान बनेगी, अगर लगन का और 10th हाउस का और 11th हाउस का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो। ओके, और इन सबसे अलग एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है वशीकरण को लेकर, तो वशीकरण में आप कितना मानते हैं? देखिए, मानने की बात तो ऐसी, वशीकरण अगर मानो तो है भी, नहीं मानो तो नहीं भी है। लेकिन मैं इस चीज के बारे में एक ही चीज कहना चाहूंगा कि वशीकरण होगी देखो एक तांत्रिक विधि, और तांत्रिक विधि को हम तो प्रीफर नहीं करते हैं, लेकिन वशीकरण जनरली है क्या, एक भावनाएं हैं, एनर्जी है, जो अपन एक दूसरे के साथ ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो वशीकरण एक तरीके का एक एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है। अब वो आप किस विधि से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका इंटेंशन क्या है। अगर आप गलत इंटेंशन के साथ में कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उस वशीकरण के साथ में आप अपने संचित कर्मों में अपने बुरे कर्मों को ऐड कर रहे हो, जो आपको भोगने पड़ेंगे, आपके ब्लड रिलेशन में सबको भोगने पड़ेंगे, है ना। बाकी ये है, अगर किसी को कहते हैं कि भाई किसी को कोई चाहता है या अच्छे इंटेंशन के साथ में चाहता है या लव मैरिज करना चाहता है, तो इसके लिए त्रिपुर सुंदरी का पाठ कर सकते हैं। अच्छा, उसका मंत्र जाप कर सकते हैं, उसमें ओम एम क्लीम सौ श्री और त्रिपुर सुंदरी नमः, ये मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। लेकिन किसी भी देवी का, उग्र स्वभाव वाली देवी का अगर आप पूजा करते हैं तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखने वाली होती है कि उससे पहले गुरु की पूजा करनी जरूरी होती है, गुरु का मंत्र जाप करना जरूरी है, उसके पहले भी और उसके मंत्र जाप के बाद में भी। क्योंकि अगर आप अकेले किसी देवी का उग्र रूप की पूजा कर रहे हो तो आपकी लाइफ में इतना अग्रेसिवनेस आ जाएगी, इतना मतलब फायर आ जाएगा कि आपको वो खुद नुकसान पहुंचा सकता है। बाकी शुक्र के लिए ये देखो, फालतू की रेमेडीज करने की जरूरत नहीं है कि ये दही से धो लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, शाम को दारू पी लीजिए। शुक्र का एक ही इलाज है, किसी भी देवी के इष्ट रूप को पकड़ लो, उसकी साधना करने लग जाओ, शुक्र अपने आप मजबूत हो जाएगा। भाई मैरिड आदमी तो चलो पत्नी की सेवा करने, खुश रखने लग जाएगा, उसकी उसका ध्यान रखने लग जाएगा, लेकिन अनमेरिड क्या करेगा। हाँ, जिनकी शादी नहीं हुई वो क्या देवी माँ करेगा? का कोई रूप पकड़ लो, कोई भी सात्विक रूप पकड़ लो, उसकी आप पूजा कर सकते हो और आप देखो डेफिनेटली इफेक्ट होगा। तो नवीन सर, हमारा एक रैपिड फायर का एक राउंड होता है तो वो कर लेते हैं। मैं आपसे जी, कुछ sure. क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको फटाफट उसका जवाब देना है, श्योर बिना सोचे, जो दिल में आए फटाक से बोलना है श्योर भाई। ओके, तो आपके हिसाब से केतु ज्यादा डेंजरस है या फिर राहु? डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन, किस पोजीशन में है। ओके, तो पितृदोष रियल प्रॉब्लम है या फिर ये मिथ है? नहीं, पितृदोष बनता है। ओके, तो लव मैरिज ज्यादा स्ट्रांग होती है या फिर अरेंज मैरिज? ये भी डिपेंड करेगा आपकी प्लेनेटरी पोजीशन क्या है, कौन सी दशा चल रही है। वशीकरण क्या सच में होता है या ये भी सिर्फ एक बनाई हुई मनगढ़ंत बातें हैं?
वशीकरण होता भी है, नहीं भी होता। तंत्र, मंत्र और यंत्र, आप इसमें से किसको प्रेफर करते हैं? तीनों अपनी अपनी जगह हैं, तीनों अलग अलग पार्ट्स हैं। तो जो रेमेडीज होती हैं, क्या वो रियल में काम करती हैं या ये भी सिर्फ लोगों की आस्था से जुड़ी है इसलिए नहीं, बिलीव रेमेडीज करते डेफिनेटली वर्क करती हैं, बस हैं? करना चाहिए सही इंटेंशन के साथ में। ओके, सो यहीं पे हमारा ये राउंड खत्म होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, जी। इतनी सारी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए। मुझे खुद भी बहुत कुछ जानने को मिला और आपको भी बहुत कुछ जानने को मिला होगा ज़रूर। और अगर आपको इससे रिलेटेड अभी भी कोई क्वेश्चंस बाकी हैं तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखें। हम नवीन जी को दोबारा बुलाएंगे आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तो तब तक आप अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।